सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट। भारतीय राजनीतिक दर्शन को आज हम शुरू करने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। अभी तक एक बहुत ही ठीक ठाक समय तक 18वीं या 19वीं शताब्दी तक पश्चिम का ऐसा मानना था कि भारत का राजनीतिक दर्शन में कोई खास योगदान नहीं है, मतलब बहुत ही नेग्लेक्टेड कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। फिलॉसफी में वो मानते थे कि इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोर टुवर्ड्स ह्यूमन लाइफ फिलॉसफी, बट राजनीति में उतना कुछ खास दिया नहीं है। जब तक उन्होंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं देखा, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन नहीं पढ़ा, जैन ट्रेडिशन नहीं पढ़ा, मनुस्मृति यानी मतलब धर्मशास्त्र में एक स्मृति है मनुस्मृति, उसके बारे में नहीं जाना, उसके बाद उनका परसेप्शन चेंज हुआ। ठीक है, अब सब मानते हैं कि भारत ने जितना ग्रोथ दर्शन में दिखाया था वही ग्रोथ राजनीतिक दर्शन में भी दिखाया है। ठीक है, तो आज वी आर गोइंग टू स्टडी द बेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो बेस है ना, वो बेसिकली 3 जगह से आता है। एक है धर्मशास्त्र, शास्त्र हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी, अर्थशास्त्र, और तीसरा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। और भी है जैन ट्रेडिशन और भी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन हमारा बेसिकली फोकस रहेगा इन तीनों पर एज अ बेस। और आज हम पढ़ेंगे धर्मशास्त्र को। अगले वीडियोस में वी आर गोइंग टू स्टडी अर्थशास्त्र एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। सो लेट्स स्टार्ट विद धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में पहला शब्द जो आता है वो आता है धर्म। तो इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी धर्म की डेफिनेशन देना चाहूँगा, अलग अलग सेंस में इसका यूज होता है। धर्म की एक सेंस है उसको यूज करने का, दैट इज बिहेवियर, स्वभाव। जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है गीला करना, ये बेसिकली नेचर ही तो है। ठीक है, तो धर्म का एक अर्थ ये भी होता है कि उसको स्वभाव के सेंस में लिया जाता है। धर्म का दूसरा अर्थ होता है ड्यूटी, कर्तव्य, जिस सेंस में धर्म को लिया जाता है। बहुत सारे लोग इस सेंस में धर्म को लेते हैं। जैसे विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ाई करना, ठीक है, न्यायाधीश का कर्तव्य है न्याय देना, न्यायाधीश का धर्म है न्याय देना। तो धर्म का यूज इस सेंस में भी किया जा सकता है। एक सेंस आता है जिसको इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं। रिलीजन बेसिकली इन दोनों से लेना देना नहीं है, जो एग्जैक्ट मीनिंग बनता है रिलीजन वो है पंथ से। ठीक है, इसमें लिख देता हूं मैं, पंथ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ये जितने भी पंथ हैं, इसको एक धर्म का एक सेंस ऐसे भी लिया जाता है कि मेरा धर्म क्या है, मैं हिंदू धर्म से हूँ या फिर मैं मुस्लिम धर्म से हूँ। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ यूज ऑफ द वर्ड धर्म। अच्छा, धर्म की परिभाषा हमारे टेक्स्ट में कैसे दी गई है? जैसे हमारे बाबा तुलसी ने जो परिभाषा दी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब दूसरे की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। अब इस परिभाषा के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, बाबा तुलसी ने एकदम खत्म कर दिया है। उसमें कहाँ जो वो बातें की गई हैं जो हम सोचते हैं धर्म के नाम पे, जिनका कोई लेना देना नहीं होता भलाई से, बुराई से तो होता है, भलाई से कोई लेना देना नहीं होता। धर्म न दूसर सत्य समाना। बाबा तुलसी ने यह भी कहा है कि सत्य का पालन करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो समझिए कि क्या परिभाषा उन्होंने दी है और हम किस सेंस में यूज करने लगे हैं आजकल इस वर्ड को। कट्टरता के सेंस में, आप जानते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गांधी जी धर्म के बारे में क्या सोचते थे? बेसिकली इससे मिलता जुलता ही है उनकी धर्म की डेफिनेशन, जो बाबा तुलसी ने परिभाषा दी है उससे मिलता जुलता ही है। वो उन्होंने तो ये तक कहा था कि धर्महीन राजनीति मृतक देह के समान है। पॉलिटिक्स विदाउट ड्यूटीज इज लाइक डेड बॉडी। मैं ड्यूटी वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड रिलीजन, क्योंकि इंग्लिश में रिलीजन वर्ड कंफ्यूज कर देता है। धर्म के 3 अर्थ हैं,
ठीक है। अगर मैं धर्म को सीधा सीधा रिलीजन बोल दूंगा तो जैसे कुछ मूर्ख लोग गांधी के इस वाक्य को इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि गांधी जी राजनीति में धर्म लाना चाहते थे। नहीं भाई, उनका धर्म से मतलब रिलीजन पंथ नहीं था, उनका धर्म से मतलब ड्यूटी था। ठीक है, गांधी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, चौथा या पांचवा वीडियो गांधी के ऊपर ही होने वाला है। और अब गांधी के बारे में तो वैसे भी बहुत कचरा फैला रहता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, मतलब मैक्सिमम इंडिया किसी और को क्रिटिसाइज करे ना करे, गांधी को बहुत गाली देता है, और उसका रीज़न व्हाट्सएप विश्वविद्यालय आप हम जानते ही हैं। ठीक है, तो ये धर्म के बेसिक डेफिनेशन है, बिहेवियर के टर्म्स में यूज़ करना, ड्यूटी के टर्म्स में यूज़ करना, और पंथ रिलीजन जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक ले जाते हैं धर्म की डेफिनेशन से कि धर्म का पालन करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक है, तो वो कर्तव्य इस डेफिनेशन से आना चाहिए ना, और वो यहाँ से शुरू करते हैं और जो पंथ में जो चीज़ें, जो कर्म कांड हैं, उन तक ले जाते हैं कि नहीं वो फॉलो करो, दैट इज धर्म, यही तो तुम्हारा कर्तव्य है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म। अब बेसिकली ऐसे समझिए आप कि धर्म जो है वो धर वर्ड से ड्राइव हुआ है। धर संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है होल्ड टुगेदर। ठीक है, समाज को बनाए रखना, मतलब विभाजन होने से रोकना, बेसिकली धर शब्द का अर्थ है, उसी से धर्म बना है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र में वी आर गोइंग टू स्टडी मनुस्मृति। सो लेट्स स्टार्ट। मनुस्मृति जो मनु द्वारा लिखी गई है, जो ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए थे, सब माना जाता है हिंदू ट्रेडिशन में। और एक बेसिक और डिफरेंस समझाना चाहूँगा उससे पहले। स्मृति, श्रुति और स्मृति दो शब्द हैं। स्मृति हमारे ट्रेडिशन में, श्रुति शब्द का अर्थ होता है अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ, मतलब श्रुति में जो भी चीज़ें आती हैं दे आर द हाईएस्ट ट्रुथ, उनसे ऊपर कुछ नहीं है और उनको क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता। श्रुति में बेसिकली आते हैं वेदास, हमारे जितने भी वेद हैं, और उनमें जो उपनिषद्स हैं, उपनिषद्स और वेदांत मोर और लेस सिमिलर टर्म्स हैं। किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे उपनिषदों के दर्शन पे, अगर आप लोगों ने कहा कि करो तो करेंगे। स्मृति जो है वो रिमेंबर्ड नॉलेज है, जो उसकी सप्लीमेंट्री है। और बहुत सारी स्मृतियां हैं फिर जो लिखी गई हैं, जैसे पुराण स्मृति में ही आते हैं, रामचरितमानस स्मृति का ही पार्ट है। तो ये ना सप्लीमेंट्री है श्रुति के, मतलब श्रुति जो है वो सुप्रीम कोर्ट है एक हिसाब से, ऐसा कहिए हिंदू रिलीजन का। अगर उससे नीचे वाले टेक्स्ट में कुछ बात ऐसी है जो उसके अगेंस्ट जा रही है, तो श्रुति में जो बात लिखी है वो सत्य मानी जाएगी। लेकिन समाज की विडंबना ये है कि समाज सिर्फ स्मृति को फॉलो कर रहा है, उसका श्रुति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहा। खैर ठीक है, तो ये अर्थ है स्मृति शब्द का। अब मनुस्मृति बहुत ही चर्चित किताब है, बहुत ही विवादित किताब है। अंबेडकर ने तो जलाया था इस बुक को, ठीक है, और जो फेमिनिस्ट हैं वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इस किताब को। तो हम पढ़ेंगे इसको धीरे धीरे, समझेंगे क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी मनुस्मृति's व्यू ऑन ह्यूमन, ऑन किंग, ऑन वुमेन, on वर्ण सिस्टम, on ब्राह्मण्स, और लास्ट में वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स क्रिटिसिज्म। ठीक है, अच्छा, जैसे पश्चिम दर्शन में मैंने आपको पढ़ाया था, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग में, कि वो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि राज्य क्यों बना होगा। तो वो कहते हैं कि पहले एनार्की, यानी सिमिलर टर्म है जंगल राज के लिए, कि एनार्की रही होगी, उससे बचने के लिए हमने स्टेट बनाया, और उस एनार्की को वो बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर। राज्य की स्थापना इसलिए की गई ताकि उस जंगल राज्य से बचा जा सके। मनुस्मृति भी एक और शब्द प्रयोग करती है ऐसी सेम सिचुएशन के लिए, उसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। अर्थात ऐसा समाज तो नहीं बना था, ऐसा माहौल कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाएगी, और यही न्याय है। और ऐसा कहा जा सकता है कि जो ताकतवर व्यक्ति है वो कमज़ोर का शोषण करेगा। ये चल रहा था इस पृथ्वी पे। इन चीज़ों से बचने के लिए
स्टेट का फॉर्मेशन होता है, राज्य का फॉर्मेशन होता है, ताकि जो कमजोर व्यक्ति है उसको बचाया जा सके। और इससे ना किंग को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम बचाओ, ठीक है। तो मनुस्मृति किंग को डिवाइन ओरिजिन मानती है। किंग एज अ पर्सन इज डिवाइन। डिवाइन का अर्थ होता है दिव्य, भगवान ने बनाया है, ठीक है। किस लिए बनाया मैंने बता ही दिया है। अब जो किंग है वो खुद तो दिव्य है, लेकिन उसके पास दिव्य अधिकार नहीं है, नो डिवाइन राइट्स। मतलब समझिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में बहुत सारे थिंकर्स ऐसे थे जिन्होंने एब्सोल्यूट पावर दी थी किंग को। मैकियावेली वाज वन, दैट वन गाय। थॉमस हॉब्स ने एब्सोल्यूट पावर ही दे दी थी स्टेट को। तो जो किंग है वो दिव्य है, लेकिन उसके पास दिव्य अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो किंग है, ही इज ऑल्सो बाउंड बाई धर्मा। इसको भी धर्म पर ही चलना है अपने, जो राजधर्म कहा गया है। महाभारत में एक शांति पर्व है जिसमें पितामह भीष्म युधिष्ठिर को राजधर्म बताते हैं कि गवर्नेंस, बेसिकली अगर सही भाषा में आज की भाषा में शब्द प्रयोग करें कि गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए। तो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है। तो धर्म, किंग कहाँ था मैं कि किंग जो है वो ही इज ऑल्सो बाउंडेड बाई हिज धर्म, ठीक है। अब किंग का धर्म क्या है, किंग कैसे काम करेगा। किंग का धर्म है जो वर्ण आश्रम धर्म को मेंटेन करना। सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिकली 4 वर्णों में सोसाइटी के लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसको बरकरार रखते हुए समाज को एक साथ लेके चलना, यही किंग का धर्म है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द किंग बेसिकली टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर, ठीक है, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वीक। मत्स्य न्याय से आगे बढ़ना है ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इस चीज़ को रोकना है, छोटी मछली के साथ न्याय करना है। तो ये जो 4 वर्ण है ना, इसको लेके बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि बाई बर्थ माने गए हैं कि बाई ड्यूटी माने गए हैं, बाई वर्क माने गए हैं कि जो जैसा कार्य करेगा उसको उस वर्ण में डाला जाएगा, ठीक है। मनुस्मृति ब्राह्मण की जो डेफिनेशन देती है वो ये कहती है कि ब्राह्मण्स आर दोज गाय हु आर ऑलवेज बिजी इन योगा एंड मेडिटेशन, कि जो ध्यान में और योग में व्यस्त हैं, पूरा जीवन जिन्होंने इन 2 चीज़ों को समर्पित किया है, वो बेसिकली ब्राह्मण्स हैं अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। और अगर कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण बेसिकली इस पाथ से डेविएट होता है तो उसको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, मतलब नीचे के किसी वर्ण में डाल दिया जाएगा। ये मनुस्मृति की ब्राह्मण शब्द की डेफिनेशन है। अब सोच लो, जो भी इस जाति में आते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम ये हैं, क्या आप फॉलो कर रहे हो ये सब, ठीक है, सो कॉल्ड, मैं नहीं मानता, ठीक है, लेकिन ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन, बेसिकली ब्राह्मण की जो डेफिनेशन है। अब ह्यूमन लाइफ के बारे में मनुस्मृति क्या कहती है। देखिए, मनुस्मृति का बेसिक जो कंसर्न है वो ह्यूमन लाइफ को अच्छा बनाना है, ह्यूमन लाइफ को उसके लास्ट गोल दैट इज मोक्षा, वहां तक पहुंचाना है। पॉलिटिक्स उसमें इनहेरेंट है, मतलब बीच में आ गई है, उसका मेजर कंसर्न पॉलिटिक्स नहीं था। जबकि अगले वीडियो में जब हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे उसका मेजर कंसर्न ही राजनीति है। तो ह्यूमंस के बारे में क्या कहती है मनुस्मृति, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट, कि कैसे जीना चाहिए। ह्यूमन, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति जो ह्यूमंस हैं वो, उनके 4 गोल हैं लाइफ के, 4 गोल्स ऑफ लाइफ। दैट इज नॉन एज पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ऐसे समझिए आप, पुरुषार्थ यानी 4 जो बेसिक गोल्स हैं ह्यूमन लाइफ के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म
यानी कि जो 10 प्रिंसिपल्स मनुस्मृति ने बताए हैं कि इनको फॉलो करो। 10 प्रिंसिपल्स में बेसिकली ऐसी चीज़ें, चोरी ना करना, सत्य को समर्पित रहना वगैरह वगैरह, ठीक है, मतलब मोर और लेस सिमिलर टर्म्स हैं, तो उनको फॉलो करो, ठीक है, पहला जो आपका कर्तव्य, आपका गोल होना चाहिए। दूसरा अर्थ यानी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। तीसरा काम यानी डिजायर्स की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, बेसिकली जो हमारे ऐसा कहा जा सकता है इमोशनल प्लेजर है। और चौथा जो अल्टीमेट गोल है ह्यूमन लाइफ का, दैट इज मोक्ष। अब ह्यूमन लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 बेसिकली ह्यूमन लाइफ के फेज होने वाले हैं। ब्रह्मचर्य, ये शब्द बड़ा मिसअंडरस्टूड है हमारे समाज में। जैसे मैं बचपन से जो परिभाषा सुनता हुआ आया हूँ, उसका मतलब बेसिकली ब्रह्मचर्य शब्द का लेना देना सीधा सीधा सेक्स से कर रखा है, या फिर मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन से कर रखा है। ब्रह्म का मतलब होता है अल्टीमेट रियलिटी, ट्रुथ, और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि ट्रुथ को समर्पित कर देना, खुद को ब्रह्म को समर्पित कर देना। अब जो हमारे समाज में परिभाषा चल रही है उसमें ना ब्रह्म है ना चर्या है, उसको सीधे सीधा वासना से जोड़ दिया गया है। जब आप खुद को ब्रह्म को समर्पित करेंगे तो आपको 50 काम ऐसे होंगे जो छोटे लगने लगेंगे, उनमें से एक काम वासना भी होगा। अब पता नहीं ये क्यों किया गया है, ठीक है, इसका ना तो उपनिषद की डेफिनेशन से कोई लेना देना है। अब मतलब जो चीज़ें बहुत ही अच्छी हो सकती थी उनको बहुत ही मामूली कर दिया है डेफिनेशन से ऐसी बना बना के। अब ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति है जो वासना से दूर है, लेकिन पैसे, सत्ता के पीछे, धन के पीछे और 50 ऐसी चीज़ें जिनके पीछे बहुत ज़्यादा पागल है। अब उसके जीवन में ना ब्रह्म है ना चर्या है, तो वो कहाँ से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है? लेकिन लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि वो वासना से दूर है तो वो ब्रह्मचारी है। आप देख लीजिए कैसे इस चीज़ को टैकल करना है। ये डेफिनेशन समझनी पड़ेगी हमें अच्छे से। हमें जो समाज जो हमको सिखा रहा है उसको ब्लाइंडली नहीं सीखना, उसको चेक करना है। श्रुति जो हाईएस्ट हमारा टेक्स्ट है, हमारा ट्रेडिशन में जो सबसे अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ माना जाता है, उससे हमें मेल खाते हुए देखना है कि वो जो डेफिनेशन दी है वो उससे मेल खा रही है कि नहीं। अगर उसके विरुद्ध जा रही है तो डेफिनेशन बदल दीजिए, ठीक है। तो ये 4 आश्रम है, और लास्ट में हमें संन्यास मिलेगा, वहीं से हमें मोक्ष की प्राप्ति की तरफ हमें भेजते हैं। दैट इज बेसिकली व्यू ऑन ह्यूमंस, ठीक है। अब मनुस्मृति में ना जुडिशियल सिस्टम भी है कि न्याय कैसे करना चाहिए किंग को। अगर बेसिकली इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है, नहीं एग्जिस्ट करती, मतलब अगर कोई गलत कार्य जो समाज की नज़रों में गलत है, वो अगर किसी ब्राह्मण द्वारा किया जाता है और सेम काम अगर किसी शूद्र द्वारा किया जाता है, तो दोनों की जो पनिशमेंट है वो अलग अलग है, एक पनिशमेंट नहीं है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट एग्जिस्ट इन मनुस्मृति, और इसी चीज़ के लिए इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, इसको आलोचना मिलेगी अम्बेडकर से, बाबा साहेब अम्बेडकर से, ठीक है। एक बहुत ही टैक्सेशन का बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम दिया गया है मनुस्मृति में कि जो फर्टाइल लैंड्स है, जो अच्छे भूमि है, जो उपजाऊ भूमि है, उससे हमें 1/6 टैक्स लेना है, किसी से 1/8 लेना है। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बताया गया है कि टैक्स कैसे लेना है। अच्छा, इसके बाद मनुस्मृति के जो वुमेन रिलेटेड थॉट्स हैं उनको भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है। लाइक वुमेन्स के बारे में ऐसा कहा गया है, 2 बातें कही गई हैं मनुस्मृति में। पहला ये कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में भगवान वास नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कही गई है जो नारी है उसको हमेशा पति, पुत्र, पिता, इन तीनों पे निर्भर रहना होगा, वो इनसे सबऑर्डिनेट रहेगी हमेशा। तो इस बात को क्रिटिसिज्म मिलेगा, फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं इस बात को कि ये दोहरापन जो दिखाया है मनुस्मृति में कि एक श्लोक में ऐसा कहा गया है और दूसरे में ऐसा, ठीक है। अब कुछ लोगों का मानना क्या है, थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री में चलें। एक भारत में राजा हुए हैं पुष्यमित्र संघ नाम के,
एक हिस्टोरियन का मानना है, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो मनुस्मृति लिखी गई है, ही वॉज अ ब्राह्मण रूलर, तो इनकी सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए दिस बुक वॉज रिटन, दिस बुक वॉज डेडिकेटेड बेसिकली टू हिज रूल। अब ये चीज़ सही है कि गलत पता नहीं, क्योंकि एविडेंस उस टाइम के बहुत कम है हमारे पास ये चीज़ जांच करने के लिए। लेकिन हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है कि अब जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जो ब्राह्मण्स हैं, अगर वो अपना ड्यूटी फॉलो नहीं करते योगा और मेडिटेशन, तो उनको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, नीचे किसी वर्ण में भेज दिया जाएगा। लेकिन इसका कोई प्रोसेस नहीं लिखा हुआ है बुक में। और इसका विपरीत, अगर कोई निचले वर्ण का व्यक्ति अगर ब्राह्मण्स वाली ड्यूटी परफॉर्म करता है तो उसको अपग्रेड कैसे करना है, ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ है, और अपग्रेडेशन की तो बात ही नहीं हुई है। ठीक है, ये इसके क्रिटिसिज्म है मनुस्मृति के। इतनी पुरानी किताब है, क्रिटिसिज्म हर किताब के होते हैं, बेसिकली उस समय की लॉ बुक है। लेकिन इस बुक ने हमें ये बताया है कि इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक ऑन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, बेसिकली हाउ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क, हाउ स्टेट शुड बिहेव पॉलिटिकली। तो यही सब है। अगले वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का डिफरेंस भी पढ़ेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तब तक के लिए बाय बाय।